morning, class 10th. You are studying about the nationalism in India, the second lesson of history. This is a revision. You know that start the national movement start from 19 first Champaran movement, Kheda and mill worker. So first of all, I know about Mahatma Gandhi, written from South Africa in 1915 or 1915 के बाद situation is not good over here. Situation जब अच्छी नहीं थी तो इसके बाद उन्होंने चंपारण का दौरा किया. He visit the Champaran in Bihar 1916 and start the Champaran movement with the help of plantation worker in Champaran in Bihar in 1917. And then the movement of the Kheda also Bihar में खेड़ा भी है, तो खेड़ा गुजरात में है, ठीक है, खेड़ा गुजरात में है और वो बिहार में है, चंपारण बिहार में है. तो गुजरात में भी खेड़ा में जाके उन्होंने पीजेंट के साथ, किसानों के साथ वार्ता करी और किसानों को जो है जाती टैक्स के विरोध में एक बहुत हायर टैक्स लिया जा रहा था, उस टैक्स को इम्प्रूव वहाँ करना चाहिए कि टैक्स को क्या किया उन्होंने कम करने के लिए, टैक्स को कम करने के लिए और टैक्स को हटाने के लिए बहुत प्रयास किए. सो मूवमेंट हुआ खेड़ा का. दिस इज द सेकेंड मूवमेंट बाय द महात्मा गांधी विद द हेल्प ऑफ कांग्रेस. इसके साथ अब हम तीसरा मूवमेंट हमारा शुरू हुआ. ये तीसरा सत्याग्रह भी था अहमदाबाद मिल वर्कर 1918 में अहमदाबाद मिल वर्कर्स के साथ इन्होंने जो है शुरू किया, क्योंकि मिल वर्कर को बेच कम और काम ज़्यादा कराया जा रहा था. इसके बाद हम बात करते हैं जब इतने से मन नहीं भरा तो अब हम बात कर रहे हैं 1919 के रॉलेट एक्ट की. रॉलेट एक्ट है ना. रॉलेट एक्ट में क्या था, एक ऐसा एक्ट है जिसके पास होने से the enormous power goes into the hand of Britisher that he sent to the jail any of the person, any of the people can send to jail without trial, without any guilty. He sent to jail for 2 years. किसी भी असहज व्यक्ति को, किसी भी बिना गलती के व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को 2 साल की कैद करने का जो शक्ति, जो पावर अंग्रेजों के हाथ में आ गई, उसी को रॉलेट एक्ट कहते हैं. तो रॉलेट एक्ट ये बिल्कुल अच्छा नहीं था भारतीयों के लिए. इसका विरोध हुआ, अगेंस्ट हुआ इसका, और अगेंस्ट में भारतीयों ने जब अगेंस्ट किया तो इनको प्रताड़ना भी दी गई. हुआ क्या था, ऑन द डेट ऑफ 6 अप्रैल 1919 जब इस पे अपोज किया बाय द इंडियंस, बाय द कांग्रेस, opposed the Rowlatt Act on 6 अप्रैल 1919. तो इसमें क्या हुआ था, तो पुलिस ने इसे बहुत बुरी तरीके से क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया. जब मूवमेंट शुरू हुआ तो पुलिस ने सप्रेस किया, मतलब कुचल दिया या दबा दिया इन हड़ताल को, क्योंकि स्ट्राइक स्टार्ट फ्रॉम द 1919 ऑन 6 अप्रैल अगेंस्ट ऑफ द रॉलेट एक्ट. रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 से होने वाली स्ट्राइक को दबा दिया पुलिस ने, ब्रिटिश की पुलिस ने उसको खत्म कर दिया. इसके बाद द डेट ऑफ 10 अप्रैल पीसफुल प्रोकेशन इज गोइंग ऑन इन अमृतसर ऑल्सो. एक जगह पर कोने में बैठे एक लोग जो है, कई लोग 10 तारीख को 10 अप्रैल 1919 को एक पीसफुल प्रोकेशन कर रहे थे. तो पीसफुल प्रोकेशन पे फायरिंग करी ब्रिटिश के लोगों ने, और एक शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलाना ये कहीं ना कहीं बिल्कुल अन्याय था, बिल्कुल हित में नहीं था. और ये बात ब्रिटिश के लोगों के द्वारा एक दहशत फैलाने का उद्देश्य, लेकिन इंडियंस को ये बात अच्छी नहीं लगी, और उसी दिन शाम को 10 अप्रैल को एक बड़े स्तर पे मूवमेंट शुरू हुआ. बड़े स्तर पे इसका जो है विरोध हुआ रॉलेट एक्ट का, और जो पीसफुल प्रोकेशन पे फायरिंग हुई थी उसका भी विरोध हुआ. विरोध में जो जितने भी सरकारी बसें थी, रेल, पुलिस चौकी एंड डिफरेंट प्लेसेस ओवर हियर, जो उन्होंने आग के हवाले कर दिया. मतलब एक जो मूवमेंट था बिकम वायलेंट, बहुत बड़े स्तर पे वायलेंट, एक हिंसात्मक रूप धारण कर लिया था. इसके बाद ये पूरी कमांड की जिम्मेदारी सौंपी जाती है जनरल डायर को. जनरल डायर टुक ओवर द कमांड इन इंडिया. अब क्या होता है, मार्शियल लॉ इम्पोज बाय द जनरल डायर एट दैट टाइम.
उस वक्त जनरल डायर ने जो है क्या कर दिया था, मार्शियल लॉ इम्पोज किया। व्हाट इज मार्शियल लॉ? मार्शियल लॉ में कोई मीटिंग, कोई गैदरिंग, कोई मेला, कोई कुछ नहीं होगा, कोई कुछ लोग बैठ के खड़े होके बात नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं मार्शियल लॉ था, ये जनता के लिए भी अच्छा नहीं था। तो ओवरऑल अगर हम ये कहें कि मार्शियल लॉ में जब कोई बात नहीं करेगा, कोई भी बाद में बातचीत नहीं करेगा, कोई मेला नहीं होगा, इसके बीच हम लोग 6 अप्रैल 10 अप्रैल 10 अप्रैल के बाद मार्शियल लॉ लग गया। अब तारीख आती है 13 अप्रैल 1919। एक भारत के इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में वेरी वेरी बैड इंसिडेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री। पूरे दुनिया में जाना जाता है कि 13 तारीख भारत में अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि ऑन द डेट ऑफ 13 अप्रैल 1919 एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होने जा रहा है। देखिए, व्हेन मार्शियल लॉ इम्पोज्ड बाय द किसने? डायर ने, जनरल डायर ने जब इम्पोज कर दिया मार्शियल लॉ, सबको मनाही हो गई। लेकिन इनोसेंट सिविलियन, इनोसेंट लोग फ्रॉम अमृतसर एंड नेबरिंग जो गांव के लोग थे, आसपास के गांव के लोग थे, आसपास के डिस्ट्रिक्ट के लोग थे, उन्हें पता नहीं था कि मार्शियल लॉ है अमृतसर में। बैसाखी के मेला देखने पहुंच गए 13 अप्रैल 1919 को, द प्लेस ऑफ जलियांवाला बाग, अमृतसर, पंजाब में। हुआ क्या? स्टार्ट हो गया मेला, लोग घूम रहे थे, लेकिन जैसे ही जनरल डायर वहां से निकले, जनरल डायर वहां से निकला, क्या हुआ? देखा कि ये तो हमारा डिसओबीडियंस है, ये तो मुझे अपोज कर रहे हैं, ये तो जनरल डायर के द्वारा चलाया गया मार्शियल लॉ का विरोध कर रहे हैं और हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारा विरोध किया, हमारी अवज्ञा करी इन्होंने, डिसओबीडियंस है। और इसीलिए ऑर्डर दिया उसने अपनी ट्रूप्स को, सिपाहियों को आदेश दिया कि इमीडिएट सारे एग्जिस्ट बंद कर दिए जाएं। जब एग्जिस्ट बंद करा दिए गए, लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या होने वाला है, तोड़ गोलियां चलाई। ओवर ओपन फायरिंग ऑन द जलियांवाला बाग इन 13 अप्रैल 1919, वेरी बैड इंसिडेंट इन इंडियन हिस्ट्री। भारत के इतिहास में काला दिन, भारत के इतिहास में बहुत बुरा दिन। 13 अप्रैल 1919 को बहुत लोग, सेवरल वर किल्ड बाय द फायरिंग इमीडिएट। कहते हैं, प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं कि कुआं भर गया था वहां का। वेरी बैड और वेरी सैड इंसिडेंट, बहुत दुखी, बहुत दुखद घटना। और भारतीयों के लिए जो एक मेले में आए इनोसेंट सिविलियनों को मार दिया था, वहां पर कोई अपराधी नहीं था, कोई क्रिमिनल नहीं था। इनोसेंट को मारना एक बहुत बड़ी बात होती है, जिस प्रकार आपने पढ़ा था ब्लडी संडे इन रशिया, है ना। तो जस्ट लाइक इन इंडिया में भी ब्लडी, कहना चाहिए कि 13 तारीख को अच्छा नहीं, शुभ नहीं माना जाता है। कोई भी काम 13 तारीख को नहीं किया जाता है। आप अभी आपको पता ना हो तो पूछ लीजिएगा सीनियर से, वो कहते हैं नहीं, हाँ 13 तारीख को कोई मुहूर्त नहीं निकलता, मुहूर्त नहीं निकलता है, समझे? पंडित जी से ही पूछ लेना। तो हम लोग आ गए 1919। तो ये इंसिडेंट हो गया हमारा जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद। अब माहौल बहुत खतरनाक था और अब जो है, अब हम धीरे धीरे क्या करना चाह रहे थे, अंग्रेजों की ताकतें बढ़ रही थी, विदेशी शक्तियों की ताकतें, उपनिवेशवाद बढ़ता चला जा रहा था, भारत पर हावी होता चला जा रहा था। कैसे इससे निजात पाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो 1990 और 1920 हम लोग देखो डेट से पढ़ेंगे, समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दिस इज NCM, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट इन 1920। और 1920 में असहयोग की शुरुआत हुई, नॉन कॉपरेशन की शुरुआत हुई। तो महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत करी। तो अगर क्वेश्चन आता है पेपर में, व्हाई नॉन कॉपरेशन, बोर्ड में पूछा जाता है मेनी टाइम्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन ही क्यों? तो इसके आंसर में लिखेंगे व्हेन ब्रिटिश केम इन इंडिया, सो विद द हेल्प ऑफ इंडियन, सो स्टॉप द कॉपरेशन बाय द इंडियंस ऑफ ब्रिटिशर। जब भारत में अंग्रेज आए थे तो भारतीयों के कॉपरेशन से आए थे, हमारी सपोर्ट से आए थे। हमने उनके व्यापार को में वृद्धि करी, हमने उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन में वृद्धि करी, उनके प्रोडक्ट खरीदे, हमने उन्हें सपोर्ट किया, उनके व्यापार बढ़े। और आज उन्हें हम कॉपरेट करना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हो सकता है कॉलोनियल अपना डेरे समेट के और चले जाए। सपोज दैट, सीधी सी बात है, आपका कोई घर में आता है, सपोर्ट से आता है, कोऑपरेटिव से आता है, अगर आप उसे बात बंद कर देंगे तो हो सकता है वो आपके घर से चला जाए। ये ऐसा होता ही है। तो ये प्लानिंग हो गई और नॉन कॉपरेशन की शुरुआत हो गई 1920 में। इसके साथ ही एक बड़ा तबका, मुस्लिम तबका, जो 1929
1921 में हम लोग बात कर रहे हैं जैसे NCM, और यहाँ पे नन कॉपरेशन और खिलाफत। तो अब उसका नाम बदलने जा रहा था, 1921 आ गई थी, एक साल के बाद नन कॉपरेशन बदलकर नन कॉपरेशन खिलाफत हो रहा था। कैसे हुआ, क्यों हो गया एकदम खिलाफत? क्योंकि 1919 में खिलाफत कमेटी बन चुकी थी। शौकत अली एंड मोहम्मद अली फॉर्म्ड द खिलाफत कमेटी 1919, ठीक है। और क्या कहते हैं कि 1921 में जब हम नन कॉपरेशन हमारा शुरू हुआ, तो उस वक्त नन कॉपरेशन में क्या हुआ था? नन कॉपरेशन क्या होता है, क्वेश्चन आता है, व्हाट इज नन कॉपरेशन? तो बायकॉट द ब्रिटिश क्लॉथ, बायकॉट द लिक्विड, बायकॉट द फॉरेन ट्रेड। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम उनके व्यापार में, अंग्रेजों के सामान में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनके बाजार में नहीं जाएंगे, उनके सामान नहीं खरीदेंगे, उनके प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, उनके स्कूल कॉलेजेस, उनकी ट्रेन बसेस की सेवाएं खत्म कर देंगे, तो हमें लगेगा कि उनके व्यापार नीचे आएंगे। और ऐसा हुआ नन कॉपरेशन में। जब नन कॉपरेशन शुरू हुआ तो जो 102 करोड़ व्यापार घट के 57 सी रह गया, CR हो गया, मतलब 102 CR, 102 CR से 5057 CR हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लोगों का नन कॉपरेशन अंग्रेजों के व्यापार को मात दे सकता था, ये बात की साबित हो गई थी, क्योंकि ट्रेड हेल्प्ड फ्रॉम 120 फ्रॉम 57 करोड़, और व्यापार लगभग आधा हो चुका था। देखिए, एक थोड़ी सी नन कॉपरेशन में अगर आपने कहीं इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करी है और वहाँ के लोग अगर आपसे नन कॉपरेट करते हैं, आपको कॉपरेट नहीं करते, तो इंडस्ट्री चलना मुश्किल हो जाती है। इसीलिए हिंदुस्तान के लोगों ने नन कॉपरेशन की शुरुआत करी और कहा कि हम ऐसे इन्हें भगा देंगे। उसी वक्त 21 में मोहम्मद अली एंड शौकत अली ऑल्सो सर्च अ हेल्प that he defeat in First World War. He means Ottoman Turkey, Muslim Empire defeat in the First World War at the time of 1914 to 1918. 14 से 18 के बीच ऑटोमन हार गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। जब हार गया ऑटोमन टर्की, तो ऑटोमन एम्पायर जब हारा तो इन्होंने लगा कि इंडिया में भी कहीं ब्रिटिश हमें खत्म ना करें और ब्रिटिश हमारी डिफीट हमें ना कर दें, इसीलिए दे वांट टू सपोर्ट ऑफ द एनी ऑफ द पीपल एंड ऑल्सो वांट टू सपोर्ट ऑफ द हिंदू, कहना चाहिए कि कांग्रेस, महात्मा गांधी कांग्रेस भी किसी एक बड़े ग्रुप की सपोर्ट चाह रही थी, और कहना चाहिए कि मुस्लिम जो लोग हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली ऑल्सो वांट टू सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ एनी ऑफ द ग्रुप। तो ओवरऑल एक डबल कोइंसिडेंस बना, यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस बनना कि हमें शौकत अली को एक बड़ा अम्ब्रेला चाहिए जो इंडिया के अंदर नेशनल मूवमेंट के नाम से चल रहा था, कांग्रेस के नाम से चल रहा था, और कांग्रेस को भी एक सबका सपोर्ट, सबका साथ चाहिए। इट मीन्स कांग्रेस जो कांग्रेस थी या हिंदू, कहना चाहिए हिंदू महासभा की बात नहीं करेंगे, कांग्रेस थी या जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात नहीं करेंगे। कांग्रेस का मतलब होता है महासभा, जो राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे। राष्ट्रीय महासभा को भी किसी एक अम्ब्रेला, किसी एक ग्रुप की जरूरत थी कि हमें कोई ऐसा ग्रुप मिल जाए जो ब्रिटिश का हो, शत्रु हो। तो ऑटोमन टर्की के हराने की वजह से अंग्रेजों के दुश्मन मुस्लिम कम्युनिटी हो गया था। यहाँ पर अंग्रेज भारत में थे, तो यहाँ पे भी वहाँ पे मुस्लिम थे, तो उन्होंने कहा कि कहीं ऑटोमन टर्की की तरह हमारी हालत यहाँ भी ना हो जाए। सो एक हो गए। एक बहुत अच्छा कदम, बहुत ही बढ़िया कदम था मुस्लिम और हिंदुओं के द्वारा, यानी कि पूरे भारतीय थे उस वक्त। नो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वहाँ पे सब भारतीय हुए, और अब हम शुरू करते हैं नन कॉपरेशन, खिलाफत की शुरुआत इस तरीके से हो गई। तो कहना चाहिए कि मुस्लिम और हिंदुओं के साथ शौकत अली, मोहम्मद अली एंड हमारा नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर अब हमारी लड़ाई शुरू होती है। किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। हम लोग आ चुके हैं कहाँ पे? 1921। एट द सेकेंड डेट 1922 द चौरी चौरा इंसिडेंट इन उत्तर प्रदेश गोरखपुर। हम चले थे 15 से और हम 22 पर पहुंच चुके हैं। 2 पेज के लगभग, हम लोग 3 पेज के लगभग करने जा रहे हैं। रिवीजन में बहुत ये समझिए कि जो प्रॉपर सुन रहा है, बीच में नहीं बोल रहा है, वो पूरा कर जाएगा डेफिनेटली, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
है ना। आज कोई असाइनमेंट नहीं भेजेगा, हम पहले से सब भेज चुके हैं। तो ये चीज है कि अब हम बात कर रहे हैं 1922 चौरी चौरा इंसिडेंट की। 1922 उत्तर प्रदेश ले चलते हैं आपको, उत्तर प्रदेश और चौरी चौरा गोरखपुर के पास एक जगह है। भाई साहब चल रही थी एक पीसफुल अरे यात्रा चल रही थी, है ना। एक शांतिपूर्ण एक सफर लोग कर रहे थे, भारतीय थे उसमें, है ना। वो प्रोकेशन थी और ये एक यात्रा चल रही थी, शांतिपूर्ण लोग जा रहे थे, मार्च चल रही थी। अब क्या हुआ, ब्रिटिश के पुलिस के साथ क्लैश हुआ, क्लैश विथ ब्रिटिश पुलिस एंड इंडियन। उन भारतीयों के साथ और ब्रिटिश पुलिस के साथ जब क्लैश हुई, झड़पें हुई, तो फिर क्या था, गुस्से आए गए भारतीय, उनने कि रुक जाओ, क्लैश करी पुलिस ने, उन्हें जबरदस्ती उन्हें टॉर्चर किया। इस बात से नाराज होकर उस पीसफुल जो पदयात्रा चल रही थी, जो शांतिपूर्ण यात्रा लोग कर रहे थे, जो मार्च कर रहे थे, घूम रहे थे, उन्होंने गुस्से में आकर एक चौरी चौरा हत्याकांड कर दिया। चौरी चौरा एक इवेंट कर दी, एक चौरी चौरा इंसिडेंट हो गई। उसमें एक किसी पुलिस चौकी पर कि कर फायर मतलब आग लगाने की जैसी घटना सामने आई। ये भी कहीं अच्छा नहीं था, ड्यू टू महात्मा गांधी वांट टू नॉन वायलेंस एंड मूवमेंट बिकम वायलेंस। तो जैसा वो चाह रहे थे, शुरू करी थी दो कॉन्सेप्ट पे, पावर ऑफ ट्रुथ एंड सर्च ऑफ ट्रुथ, सत्य की खोज और सत्य की शक्ति। Many times he says about if your aim is legal, so no need of the physical support. आप कमजोर हैं, कोई इशू नहीं है। If your aim is legal, अगर आपका एम लीगल है, उद्देश्य सही है, तो आपको किसी भी फिजिकल सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए पावर ऑफ ट्रुथ और पावर ऑफ सर्च ऑफ ट्रुथ, सत्य की शक्ति और सत्य की खोज पर डिपेंड हमारा ये आइडिया सारे करते थे कि हमारे जो उद्देश्य हैं वो लीगल हैं, हमारे अपने देश की आज़ादी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ओके, तो इन दिस वॉल्यूम अब इतना ही। ओके, नेक्स्ट में हम नेक्स्ट बता देंगे।